हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ प्रोविंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस। ये नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस जब हमने लॉन्ग रन फ्लिप कर डिस्कस किया था, उसमें बात आई थी कि नेचुरल रेट हाइपोथेसिस क्या है। हम इसके इफ़ेक्ट्स देखे थे कि भी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो अपन डिस्कस करते हैं कि नेचुरल रेट हाइपोथेसिस क्या है, कैसे ये काम करती है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ऑल्सो नोन एज नॉन एक्रिलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो थ्योरी को हम NAIRU के नाम से भी जानते हैं, नेहरू के नाम से जानते हैं, नॉन एक्रिलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक्स मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फिलिप्स। जो ये नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस थ्योरी थी, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये फ्रीडमैन एंड फिलिप्स ने दी थी। अकॉर्डिंग टू NAIRU नेहरू थ्योरी, expansionary economics policy will create only temporary decrease in unemployment as the economy will adjust the natural rate। जो अपनी है, जो नेहरू जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, वो बेरोज़गारी में केवल अस्थायी कमी पैदा करेगी, मतलब टेम्परेरी डिक्रीजमेंट होगा अनएम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि इकोनॉमी में, क्योंकि जो नेचुरल रेट होती है वो अपने बेरोज़गारी की जो नेचुरल रेट होती है वो उससे एडजस्टमेंट हो जाती है। इस वजह से केवल जो नेहरू है वो केवल इसमें क्या होती है, जो एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्या करती है, केवल और केवल टेम्परेरी डिक्रीज करती है अनएम्प्लॉयमेंट को। क्योंकि जो नेचुरल इकोनॉमी में नेचुरल रेट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाती है इस वजह से। मोreover, when unemployment is below the natural rate, इन्फ्लेशन विल एक्रेटेड। अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट से नीचे है तो हमारी जो इन्फ्लेशन होगी, मुद्रास्फीति होगी, वो उसमें तेज़ी आएगी, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज अबव द नेचुरल रेट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचुरल रेट है उससे ऊपर है तो इन्फ्लेशन विल डिक्लेरेटेड, मीन्स हमारा जो इन्फ्लेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, घटने लग जाएगा। When the unemployment rate is equal to the natural rate, inflation is stable on non-accelerating। मतलब जब अगर बेरोज़गारी की जो नेचुरल रेट के इक्वल हो जाएगा, बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट के इक्वल होगी तो इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा, उसमें किसी तरीके की वृद्धि और गिरावट नहीं आएगी। तो एग्जांपल देख रहे थे अपन इसका कि नेहरू नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस का। तो ये टू गेट ए बेटर सेंस ऑफ लॉन्ग रन फ्लिप कर, कंसीडर द एग्जांपल सो इन assume the economy start at point A and has initial rate of unemployment and inflation rate. If the government decide to pursue expansionary economic policies, inflation will increase as aggregate demand shift to the right। एग्जाम्पल में क्या है, इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से और इनिशियल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन है वहाँ से। इफ़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ का यूज़ करेंगे, देन इन्फ्लेशन विल इंक्रीज एज एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट टू द राइट। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और एग्रीगेट डिमांड होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में। दिस इज शोन एज मूवमेंट अलॉन्ग द शॉर्ट रन फ्लिप कर्व टू पॉइंट बी। इसमें क्या होगा, ये मूवमेंट होगा, शॉर्ट रन फ्लिप कर्व होगा, उसमें वो शिफ्ट होके
पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा अपवर्ड। आप ये नोट देखेंगे तो उसमें शॉर्ट रन फ्लिप कर्व के बाद में आपको एक कर्व दे रखा होगा, उसमें चीज़ें समझा रखी है। पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा विच एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहाँ क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज मोर वर्कर विल बी हायर बाय फर्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट टू मीट राइजिंग डिमांड एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। इससे क्या होगा, अब जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो पर जो वर्कर्स होंगे उनको हायर किया जाएगा फर्म के द्वारा प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए। जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है उसको मीट करने के लिए कि हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए डिमांड फिर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी या फर्म क्या करेंगी, लग जाएंगी, वो लोगों को हायर करने लग जाएगी। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। However, due to the higher inflation, workers' expectation of future inflation change, which shift to the short-run flip curve to the right from unstable equilibrium point B to stable equilibrium point C. इससे क्या होगा, जब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर इन्फ्लेशन चेंज होगी वर्कर्स की, तो वो शिफ्ट होगी शॉर्ट रन फ्लिप कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पर। एट पॉइंट सी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बैक टू द नेचुरल रेट, वापस नेचुरल रेट पर जाएगा। बट इन्फ्लेशन रिमेंस हायर देन इट्स इनिशियल लेवल, और इन्फ्लेशन भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका इनिशियल जो लेवल था उससे ज़्यादा हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो ये एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि नेचुरल रेट हाइपोथेसिस क्या है, उसमें हमने समझा कि हमने एक इकोनॉमी को स्टार्ट किया पॉइंट ए पर, जहाँ पर इनिशियल रेट में थे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि एक्सपेंशनरी जो पॉलिसीज़ है इकोनॉमी की अपन की, उनको यूज करेंगे और यूज करके अपन इकोनॉमी को रन करेंगे। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, और एग्रीगेट डिमांड होती है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है तो शॉर्ट रन में क्या होगा, जो शिफ्ट फ्लिप कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जब एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीजमेंट हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन और ज़्यादा मोर प्रोडक्शन करने लगेगी। तो मोर प्रोडक्शन करने के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वर्कर्स को हायर किया जाएगा, काम दिया जाएगा उनको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। फिर इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में जो अनस्टेबल पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट वी था वो शिफ्ट होके स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पर आ जाएगा, और सी पर आने की स्थिति में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वो रेट होगी, वो जो रेट इंक्रीज हो चुकी है जो कि नेचुरल रेट पर आ जाएगी वापस। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो इंक्रीज हुई है तो वो अनस्टेबल पॉइंट पे थी, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीज हुई थी एम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो नेचुरल रेट पे आ जाएगी। बट इन्फ्लेशन रिमेन हायर देन इट्स इनिशियल लेवल, और इन्फ्लेशन क्या रहेगा, इसके जो इनिशियल लेवल था वो पहले कम था वो ज़्यादा रहेगा। तो हमने जो एग्जांपल देखा उसके बाद हम बात करें NAIRU एंड फ्लिप कर्व के ऊपर बात करते हैं। Although the economy starts with an initially low level of inflation at point A, attempts to decrease the unemployment rate are futile and only increase rate point to C. जो हमने इनिशियली में स्टार्ट लो इन्फ्लेशन की लो लेवल इन्फ्लेशन था, तो इन्फ्लेशन वो भी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हुआ, और इन्फ्लेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा पॉइंट सी तक। तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन नॉट फॉल बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नारू, और नेचुरल रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और नारू से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी नीचे नहीं है, विदाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट अगर गिर रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर रेट नीचे है तो इन्फ्लेशन के द्वारा, तो बिना इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन के हम लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट को नीचे नहीं कर सकते नारू अनएम्प्लॉयमेंट को यूज करके। ठीक है, आगे बात करें द रीजन द शॉर्ट रन फ्लिप कर्व शिफ्ट टू डू द चेंज इन द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस।
workers who are assumed to completely rational and informed will recognize their nominal wage have not kept pace with inflation increase, so their real wage have been decreased. As such in the future they will renegotiate their nominal wage to reflect the higher expectation inflation rate in order to keep their real wages the same. तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में चेंज होने की वजह से जो फ्लिप कर्व है, शॉर्ट रन फ्लिप कर्व वो शिफ्ट हो रहा है, उसके रीज़न है चेंजेज हो रहे हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में इस वजह से। और वर्कर्स क्या कर रहे हैं, और जो वर्कर्स है वो महसूस करेंगे कि जो उनका वेतन है उसमें इन्फ्लेशन में वृद्धि के साथ साथ में जो उनका इन्फ्लेशन जो है जो वेजेज है लेबर है उनकी, तो उसमें वो इन्फ्लेशन इंक्रीजमेंट के साथ साथ में वो हमारी उनकी वेजेज भी इंक्रीज़ नहीं हुई है, और वो उनकी वास्तविक जो रियल वेजेज है वो वेजेज रेट है वो कम हो गई है। जैसे कि भविष्य में भी अपनी वास्तविक मजदूरी को समान रखने के लिए हाई जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी मामूली वेतन को फिर से जोड़ देंगे। मतलब वो इन्फ्लेशन को वापस से अपन इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है तो इसमें क्या होगा कि लोगों के जो वेतन है वो महंगाई बढ़ के वो कम पड़ने लग जाएंगे तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग लोगों की जो वेतन है वर्कर्स का जो वेजेज है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप इन फ्यूचर में वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उनकी वेजेज है उसको इंक्रीजमेंट कर देंगे। और इससे क्या होता है, फिर जो सब प्रोड्यूसर है और सप्लाई करता है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी जाएगी, और जिससे कि उनका बेनिफिट से प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे। और साथ में ही अगर हम बात करें इससे क्या होगा, जो साथ में इन एज सच फ्यूचर दे विल renegotiate their nominal wage to reflect as nominal wage increase production cost for the supplier increase, which diminishes profit. As profit declines, suppliers will decrease output and employ fewer workers, the movement from B to C. तो इसमें क्या होगा, वर्कर्स को वो निकाल, इसमें जो सप्लायर्स है, सप्लायर क्या प्रोडक्शन कम कर देगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कॉस्ट जब प्रोडक्शन कम कर देगा तो जो वर्कर्स है उनको काम से निकालेगा, जो कि तो काम से निकालेगा मतलब कम लोगों को बेरोजगार मिलेगा। इससे रिजल्ट तम क्या होगा इसका, कॉन्सिक्वेंटली एन अटेम्प्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ हायर इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन लीड टू हायर इन्फ्लेशन एंड नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। तो ये क्या होगा, इससे क्या जो शॉर्ट पीरियड टाइम में जो इन हाई इन्फ्लेशन की कॉस्ट है पर बेरोजगारी को कम करने के जो प्रयास के कारण हुए हैं, उच्च मुद्रा इन हाई इन्फ्लेशन उससे क्या हुआ, हाई इन्फ्लेशन हुआ है और लॉन्ग रन में किसी तरीके से अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें चेंज ही नहीं, मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ में अपना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। तो नारू और फिलिप्स कर्व में डिस्कस करें, अपन बात करें इसकी, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में कोई अनरिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़े न बढ़े इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है। The Naru theory was used to explain the stagflation phenomenon of the 1970 when the classic flip curve could not. 1970 में क्या हुआ था, जो स्टैगफ्लेशन था, फिनोमिनाज था इन्फ्लेशन का, तो उसको जो फ्लिप कर्व था, मैंने बोला था आपने जब फ्लिप कर्व के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम था, फ्लिप कर्व 1960 तक ही इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के जो ट्रेंड्स थे उनके जो प्रिडिक्शंस थे उनको भी बता सकता था। 1970 के बाद जो इकोनॉमी में ट्रेंड चल रहे थे उनका वो प्रिडिक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, इस वजह से नारू की ज़रूरत पड़ी। और जो नारू है उसका यूज़ किया जाने लगा बाद में। इस इन्फ्लेशन 1970 के बाद से स्टैगफ्लेशन है जो फिनोमेना है उसका यूज़
उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए हम नारू का यूज़ करने लगे। According to the theory, the simultaneously high rates of unemployment and inflation could be explained because workers change their inflation expectation, shift the short-run flip curve, and increase the prevailing rate of inflation in the economy. तो जो नारू है, नारू ने क्या किया, जो अपन हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी और इन्फ्लेशन की, तो वो एक्सप्लेन कर अपन उसको कुड भी एक्सप्लेन, क्योंकि नारू के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर सकते थे, फिलिप कर्व के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस थी उनको चेंज कर दिया। मतलब इन्फ्लेशन के जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी वेजेस इंक्रीज़ कर रहे थे, उन्होंने इंक्रीज़ करना बंद कर दिया। साथ में ही जो फ्लिप कर्व शिफ्ट हो रहा था, और वो शिफ्टिंग द फ्लिप कर्व शॉर्ट रन फ्लिप कर्व एंड इंक्रीजिंग द प्रिवलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो अपन जो शॉर्ट रन में जो फ्लिप कर्व शिफ्ट हो रहा था और इंक्रीजिंग प्रिवलिंग जो रेट थी इन्फ्लेशन की वो भी इंक्रीज हो रही थी, तो इन सब के अकॉर्डिंग जो नारू है उससे इनका रिलेशंस निकाला जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का, लेकिन फ्लिप कर्व के द्वारा 1970 के बाद नहीं निकाल सकते अपन। एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वर नॉट अफेक्टेड लीडिंग टू हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या सेम टाइम पे ही अगर अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोज़गारी क्या है, अफेक्ट नहीं हुई है। एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वर नॉट अफेक्टेड, अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट नहीं हुई है, और इसके बदले लीड टू हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि क्या हाई इन्फ्लेशन को हो रहा है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है जिससे। तो ठीक है, अपन नारू से अपन डिस्कस किया फ्लिप कर्व के साथ में। तो नारू से क्या होता है कि दोनों के जो नारू से क्या है, 1970 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप का अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, और जबकि फ्लिप कर्व केवल 1970 तक ही से पहले तक ही इन्फ्लेशन और उनके बीच में रिलेटेड इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा था। इसके बाद में वो ट्रेंड्स बदल गए थे, इस वजह से वो फ्लिप कर्व था वो प्रॉपरली प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहा था। ठीक है बच्चों, अपन ने ये डिस्कस किया आज नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस, और इसको अपन ऑल्सो नॉन एज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नारू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये डिस्कस किया कल अपन ने, क्योंकि इसलिए डिस्कस किया, ये जो लॉन्ग रन है फ्लिप कर्व उसमें आया था ये बात, तो अपन ने इसलिए डिस्कस किया। इसके बाद अपन शॉर्ट रन फ्लिप कर्व के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।